लेकिन मयूरेश, मैं आपसे इंडसइंड बैंक को लेकर भी सवाल पूछना चाहूँगी। नतीजे अनुमान से कमज़ोर रहे, कई सारे रेगुलेटरी इश्यूज है और कल बोर्ड ने कहा कि शायद और भी रेगुलेटरी इश्यूज होंगे। स्टाफ का ही थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिस पर और इंक्वायरी बोर्ड करेगी और कुछ कमेंट्री भी फ्यूचर में निकल कर आ सकती है अगले 1-2 महीने में। लेकिन इंडसइंड बैंक पर अगर किसी का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो आपकी क्या फंडामेंटल व्यू क्या रहेगा आपका इंडसइंड बैंक पर? आई थिंक नंबर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी थोड़े निराशाजनक रहे हैं। ऑब्वियसली आई थिंक जो मैनेजमेंट कमेंट्री रही है कल नतीजों के बाद, दे वांट फुल स्केल अकाउंटेबिलिटी, कंप्लायंसेस में कोई उनको भी दे शुड नॉट बी हैविंग एनी लैप्सेस इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स एज वेल। और इसलिए आई थिंक जो एक ट्रस्ट फैक्टर इरोड हुआ है ये बैंक में, स्पेसिफिकली इन्वेस्टर कम्युनिटी का, एज वी स्पीक, बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स एट प्ले, कहीं ना कहीं उनको रीबिल्ड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आई थिंक द न्यू सीईओ, जो आई थिंक निर्देश दिया गया है कि जून तक हमें आप नाम दे दीजिए, जो रेगुलेटर ने कहा है, कौन सीईओ बन के आता है, कैसे आई थिंक बैंक को कोर्स करेक्ट पाथ पे वापस लेके आती है नई मैनेजमेंट, ये देखना बहुत लाजमी होगा। तो मुझे लगता है आई थिंक जल्दबाजी ना करें। कहीं ना कहीं आई थिंक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैसे रीबिल्ड करेंगे ट्रस्ट फैक्टर, कैसे रीबिल्ड करेंगे बैलेंस शीट, कैसे रीबिल्ड करेंगे पूरी एक एक जो एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टर कम्युनिटी की इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट रिकंस्ट्रक्शन, कैसे होगा, इसको थोड़ा समय लग सकता है। तो शायद एक नीजक रिएक्शन के बाद ऑन द डाउन साइड, प्रोबेबली लुकिंग एट नंबर्स एंड कमेंट्री एंड व्हाट हैज प्रोबब्ली कम थ्रू इन टर्म्स ऑफ ये ऑडिट जो ऑडिट से बाहर निकला है, कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे लगता है एक रेंज बाउंड ट्रेड में ये स्टॉक फंसा। ठीक है, तो जल्दबाजी ना करने की सलाह इंडसइंड बैंक पर। लेकिन इंडसइंड बैंक को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अंकुर भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताया क्या है पूरी डिटेल्स जिसका इम्पैक्ट कंपनी के ऑपरेशंस पर भी दिख सकता है? जी हाँ, इंडसइंड बैंक में अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, रेगुलेटर को बात बताई जाएगी क्योंकि बैंक ने माना है कि यहाँ पर एक फ्रॉड हुआ है। अब इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि अभी तक बैंक ने ऑलरेडी डिस्क्लोज किया था, चाहे 20 मार्च की बात करें या फिर अप्रैल में, जब अलग अलग अकाउंटिंग फर्म्स को रखा गया था इसकी ऑडिट करने के लिए बैंक का। लेकिन अब बैंक यहाँ पे मान रहा है कि बैंक के साथ फ्रॉड हुआ है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि सिर्फ ये एक इंटरनल मामला नहीं है बल्कि इसकी आउटसाइड जांच भी होनी चाहिए। अब ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन्वॉल्व अगर होंगी तो मामले की गहराई से जांच होगी। हालांकि बैंक ने बोला है कि वो एक्शन इस पर और आगे जारी रहेगा और ऑलरेडी बैंक में तो एमडी की, सीईओ की बात करें या डिप्टी सीईओ की बात करें, ऑलरेडी अपना वो इस्तीफा दे चुके हैं। तो अब यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने प्रोविजनिंग कर ली है। 1200 करोड़ रुपए का पूरा मामला पाया जाता है। ये जो डिस्क्रिपेंसी पाई है, अगर हम अदर इनकम की बात करें तो 1960 करोड़ का जैसा उम्मीद थी डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में वैसा प्रोविजनिंग हुआ है। लेकिन आगे जाके भी सवाल बने रहते हैं कि मामला यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस का नहीं है बल्कि लोग अंदर इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पर एक जांच हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस मामले में पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं सूत्रों के मुताबिक, और खासकर सीईओ के जो नाम है वो आरबीआई के दरवाजे तक जल्द पहुंच सकते हैं। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि आउटसाइड कैंडिडेट्स का चयन होगा, कोई इंटरनल बैंक के कैंडिडेट होने की संभावना काफ़ी कम है। इस समय ऑलरेडी आरबीआई ने एक कमेटी बनाई हुई है, वो डे टू डे ऑपरेशंस को देख रहा है। लेकिन ज़रूरी चीज़ यहाँ पे ये है कि मामला सिर्फ बैंक से सीमित ना होकर अब या तो रेगुलेटर या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इसके दरवाजे तक पहुंच सकता है। ये बिल्कुल, इंडसइंड बैंक के बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने इनको डाउनग्रेड कर दिया है। ऑफकोर्स अर्निंग्स का भी इम्पैक्ट आया है और उनके जो अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन इसके बताने के लिए पूरी डिटेल्स से वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, बताएं इंडसइंड बैंक के क्या क्या डाउनग्रेड्स आ रहे हैं? डेफिनेटली देखिए, तो तमाम ब्रोकरेज हाउसेस जितने भी हैं सब ने इस काउंटर को डाउनग्रेड किया है। किसी ने सेल का कॉल दिया है और प्राइस टारगेट तो सबने काटे हैं, चौतरफा प्राइस टारगेट काटे गए हैं। एक एक करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली डाउनग्रेड किया है, इक्वल वेट से अब अंडर वेट का कॉल दे रहे हैं। प्राइस टारगेट 755 से काट के 700 रुपये का दे रहे हैं। इनका कहना है कि जो बेयर केस है वो अब इस काउंटर पर प्ले आउट होते हुए आपको नजर आएगा, इसके लिए अब ये अंडर वेट हो रहे हैं। जो
इनकरेक्टली क्लासीफाई हुआ है एमएफआई का स्लिपेजेस। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज जो है इस कंपनी के लिए आया है और वैल्यूएशन जो है अब इस पूरे केस के बाद इनको काफ़ी महंगे लगते हैं और आगे चल के दिक्कतें काफ़ी बढ़ सकती है। इन्वेस्टेक्स सेल का कॉल दिया, प्राइस टारगेट 650 से काट के 625 का दिया है। इनका कहना है कि जो पीएनएल इम्पैक्ट है फ्रॉड के चलते वो अनुमान से काफ़ी ज़्यादा है और ये एक नेगेटिव सरप्राइज जो है इनको यहाँ पे दिखाई देता है। आईएफएल देखिए, इन्होंने भी डाउनग्रेड किया है, ऐड से अब रेड्यूस का कॉल दे रहे हैं, प्राइस टारगेट 910 से काट के सीधे 690 का दे रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने की है कि जो जर्नी है डिस्क्रिपेंसी से अब फ्रॉड के तरफ जारी है और ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव जो है इनके लिए है। FY 26-27 के लिए इन्होंने अपने अनुमान में 40% के आसपास की कटौती जी है वो की है और इनका कहना है कि अब नए CEO कब आएंगे, क्या होता है उसके ऊपर नज़र होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नुवामा, इन्होंने भी यहाँ पे रेड्यूस का कॉल दिया है और प्राइस टारगेट जो है 750 से काट के 600 रुपये का किया है। इनका भी कहना है कि काफ़ी नेगेटिव सरप्राइजेस जो है वो यहाँ पे देखने मिली है और FY 26 के लिए विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये एक दिक्कत की बात है। एक्सिस को देखिए या फिर बाकी जितनी भी रिपोर्ट्स निकल के आई है, तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने प्राइस टारगेट जो है वो काटे हैं। नेगेटिव सरप्राइजेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने मिली है और इंटरेस्टिंग चीज़ यही है, जैसे कि IIFL का नोट कह रहा है कि पहले डेलिक्वेंसीज पे यहाँ पे फोकस था, अब तो ये पूरा किस्सा जो है वो फ्रॉड की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। पे भी ब्रोकरेजेस की डाउनग्रेड्स इंडसइंड बैंक के देखते हुए, लेकिन यहाँ पे ऑफकोर्स फ्रॉड का तो इश्यूज है ही, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है कि नहीं, ये भी एक सवाल उठता है। और ऑफकोर्स ये जो प्रॉब्लम्स है इंडसइंड बैंक में, ये जनवरी से ही हमें देखने मिल रही है और ऑफकोर्स इस क्वार्टर में इतने सारे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स आए हैं, अर्निंग्स हो, कमेंट्री हो या ब्रोकरेज डाउनग्रेड हो, तीनों में जो है नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि इंडसइंड बैंक का वेटेज निफ्टी बैंक में उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन किरण, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, क्या स्टॉप लॉस रहेगा इंडसइंड बैंक का, ज़रा बताएं। जब भी इस प्रकार की कोई न्यूज आती है तो डेफिनेटली वैसे लेवल इतने ध्यान में काम नहीं करते। बॉटम फिशिंग के लोग के लिए लोग ये जो लेवल यूज करते हैं, लेकिन हमारा नजरिया ये है कि इस प्रकार की न्यूज के टाइम पे आपको बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है इसमें तो एक बार के लिए आप 750, ऑफ कोर्स उसके नीचे ही खुल सकता है स्टॉक, बट 750 को ध्यान में रखिए। अगर 750 ब्रेक होता है तो इसका जो प्रीवियस बॉटम था 650, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है और 650 टूटने के बाद तो और भी ज्यादा गिरावट आ सकती है। तो एज ऑफ नाउ प्राइमा फेसी 750 टूटते ही आपको मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। और कुणाल, आपकी भी राय ले लेते हैं। इंडसइंड बैंक में यहाँ पे शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कुछ अवॉइड या सेल कॉल आ रहा है, क्या इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लेवल्स लग रहा है? अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट के बारे में बात करें तो आज तो डाउनग्रेड्स भी देखने मिल रहे हैं इंडसइंड बैंक के। न्यूज नेगेटिव है बट ऑब्वियसली गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस है और गैप डाउन ओपनिंग में आपको प्रॉपर एसएल वहां पे मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो मैं तो फिलहाल अवॉइड करके चलने की ही सलाह दूंगा। और मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि 769 के अराउंड का क्लोजिंग है, हो सकता है कि ये स्टॉक अब हमें निचले लेवल पे 710 और अगर ये ब्रेक करे तो 670 तक के भी लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो 670 तक के लेवल्स इंडसइंड बैंक पर नजर आ सकते हैं। कमजोर नतीजों के बाद कमजोर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और अभी भी रेगुलेटरी हर्डल्स खत्म नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं इंडसइंड बैंक के लिए, जिसके चलते यहाँ पर आज के सत्र में कमजोरी दिखेगी। लेकिन